नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में देश की बात, दुनिया की बात, धुरंधरों की बात। अब दुनिया में तो ट्रंप ही धुरंधर बने हुए हैं, चाहे जैसे आप मान लीजिए, आप सीधे मानिए, टेढ़े मानिए, कैसे भी मानिए, धुरंधर तो इस वक्त दुनिया के ट्रंप ही हैं। कभी ईरान को धमकाते हैं, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है, क्यूबा को धमकाते हैं, कोलंबिया को धमकाते हैं, यानी सब कुछ यही सब कर रहा है। लेकिन इसके बीच में उनको पीस प्राइज भी मिल गई, भले ही दूसरे की थी, लेकिन जिसको कहते हैं ना, जो एक मशहूर पंक्तियां हैं कि जहां भी बाँछें हों वो खिल गई थी, तो वो ट्रंप साहब की भी खिली हुई दिख रही थी। लेकिन भारतीय राजनीति में एक नया धुरंधर स्थापित हुआ और मुझे लगता है कि उसकी चर्चा जमकर होनी चाहिए। वो धुरंधर है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री बने, प्रचंड बहुमत लेकर आए, एक तरह से कहें कि जो वहां स्थापित राजनीति थी उसको समाप्त किया। लेकिन अभी बीएमसी और जो महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसने तो कमाल ही कर दिया। उस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे, जो अखिलेश यादव ने धुरंधर के लिए कहा, भाजपा के लिए कहा, लेकिन कहा तो भले ही तंज में कहा हो। बात इस पर भी होगी, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक तरह से कहें कि पॉलिटिकल ट्रेन चलाई है, तो देश का तो हुलिया बदल रहा है, लेकिन ये जो हावड़ा से गुवाहाटी वाली पॉलिटिकल ट्रेन है, इसकी भी बात करेंगे। तो शुरुआत पहले आज हम लोग जो इंटरनेशनल धुरंधर है उसकी कर लेते हैं, उसके बाद फिर देश की राजनीति पर आएंगे। तो ट्रंप जिस तरह के अंदाज में है, जिस मोड में है, अब ईरान को धमकी, ईरान पर धमकाना, फिर कहा कि नहीं नहीं वो तो अब ठीक हो गया है। अच्छा, हमारे देश के जो सो कॉल्ड जो सेकुलर हैं, उनका बड़ा संकट है। वो बेचारे कह रहे हैं कि चूंकि ट्रंप सब कुछ करा रहे हैं इसलिए ईरान खामेनेई के साथ खड़े हो जाओ, जबकि खड़ा तो ईरान की जनता के साथ होना चाहिए था। तो ये ट्रंप का एक वो बहाना ले रहे हैं, लेकिन दरअसल वही है, वो कभी भी भारत के पक्ष के साथ नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि भारत का पक्ष तो ये है कि ईरान इस स्थिति में आए कि हम उसके साथ ट्रेड कर सकें, चाबहार पोर्ट जो हमारा किसी काम का नहीं रह रहा है उसको हम ठीक कर सकें। लेकिन पता नहीं ये कौन सा सेकुलरिज्म है, कौन सा उनका लिबरलिज्म है, जो हमेशा भारत के खिलाफ ही खड़े रहते हैं। अब ट्रंप तो अपने अंदाज में काम कर ही रहे हैं, हो सकता है सर्जियो गोर कुछ काम कर जाए। देखिए, सर्जियो गोर तो क्या काम करेंगे पता नहीं, हर्षवर्धन। लेकिन एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि ट्रंप को आपने धुरंधर कहा, लेकिन ये धुरंधर थोड़ा भयंकर है। और जो अपना भारत वाला जो धुरंधर है वो थोड़ा सकारात्मक है। लेकिन पहले जरा भयंकर धुरंधर पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए, वेनेजुएला, मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया था, वेनेजुएला एक ट्रेलर था। और इसका जो एक असली जो लिटमस टेस्ट है वो हो रहा है ईरान पे। और ईरान पे आप देखिए कि वो मुल्क है जहां पर लगभग 5 दशकों से कोई, मतलब वहां पर अमेरिका का दूतावास नहीं है। वो स्विट्जरलैंड के जरिए, आपको पता है, वो काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ट्रंप दरअसल खेल क्या कर रहे हैं ये देखिए कि ट्रंप किस तरीके से बिना गोली चलाए आर्थिक रूप से नाकेबंदी करके किसी भी देश में उलट पलट कर देते हैं। पहले वेनेजुएला में भी ये किया उन्होंने, ईरान में भी अब ये किया। लेकिन ईरान में फॉल्ट लाइंस पहले से है। ईरान में वो पीढ़ी है अभी भी जिंदा जिसने वहां पर लोगों को जीन्स और टॉप पहने हुए देखा है, जिन्होंने स्कर्ट टॉप पहने हुए लड़कियों को देखा है। और आज की तारीख में उनको पूरी तरीके से लवादे से लाद दिया गया है। तो ये जो सेकुलरिज्म जिसकी आप बात कर रहे थे, जो उसकी भी फॉल्ट लाइन यहां पर दिखाता है। समस्या ये है कि अमेरिका में जाकर जो लोग लोकतंत्र का पाठ पढ़ने गए थे, आप समझ गए ना हर्षवर्धन, लोकतंत्र का पाठ पढ़ने महीने भर पढ़ के आए वो लोग। अब वो लोग लोकतंत्र, मतलब अगर ईरान को अगर वो लोकतंत्र मानते हैं तो खैर मेरा मान लीजिए, क्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात जरा आप बहुत कमाल की देखिए, यही कुछ ऐसा ही कुछ करने की कोशिश भारत में भी हो रही थी। जो तमाम जो सोरोस पुत्र पुत्रियां थे, उन्होंने ये सब करने की कोशिश की थी। वो भारत के जजी ने, भारत के मौजूदा शासन ने वो सफल नहीं होने दिया। यहाँ का जजी जो कर रहा है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि वो किस तरीके से सोचता है, कैसे करता। पहले भी बताया था और उन्होंने ना बताया हो, लेकिन उसने अपने कार्य व्यवहार से दिखा दिया। पर ट्रंप जो करना चाहते हैं, मैं इस बात का बहुत हामी नहीं हो सकता हूं कि दूसरे देश में, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया, जिस तरीके से इराक में किया, अब वैसा ही वो वेनेजुएला में करके आ रहे हैं, अब वो ईरान में करते दिखाई पड़ रहे हैं। पर ये जो
अमेरिका मतलब जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं दे रहा, और अमेरिका में क्या इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, वो उसके बाद भी लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। और उनको जो नोबेल आपने कहा था, खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मयूरो जो हथकड़ी में थे वो ज्यादा ग्रेसफुल लग रहे थे। जब वो नोबेल का पुरस्कार देती हुई जो वो दिखाई पड़ी थी, वो ज्यादा मतलब एम्बेरसमेंट लग रहा था, ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वो। खैर जाने दीजिए। लेकिन एक बात यहां पर देख लीजिए, ट्रंप जो कर रहे हैं, ईरान में जो हो रहा है, उसमें भारत के तमाम चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो दुनिया में सब चीजें चल रही हैं, खास तौर से जो लोग ये शो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो ये समझें कि कैसे पूरी जो है जियो पॉलिटिक्स चल रही है। और अमेरिका एसर्ट कर रहा है उस अमेरिका में जहां पर लोग लोकतंत्र का पाठ सीखने गए थे, वो कैसे पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरी तरीके से तहस नहस करता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके खिलाफ अलग तरीके से बोलना है। अब ईरान में वाकई जो वहां लोग निकले हैं सड़कों पर, भले ही बाहर से लोगों ने करवाई हो चीजें, बांग्लादेश में ये प्रयोग हो चुका है, वो भी अमेरिका का ही एक प्लान बताया जाता था, और बताया क्या जाता था, बाद में साबित भी हो गया। लेकिन उसमें वहां पर मिल क्या रहा, इन सब चीजों को मुझे लगता है कि थोड़ा देखने और समझने की जरूरत है हर्षवर्धन। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, ट्रंप अपने देश की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपने देश के लिहाज से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनकी जो अमेरिका की ताकत घटती जा रही है, डॉलर की ताकत जो घटती जा रही थी, उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि दुनिया से जो कहें कि डॉलर की ताकत का एक धीरे-धीरे वो क्षरण होना शुरू हो गया है। लोगों ने करेंसी रिजर्व में डॉलर रखना कम कर दिया है। ये सब ट्रंप को पता है। चाइना बहुत बड़ा होता जा रहा है और शायद इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो डरा धमकाकर और वर्ड का ऑर्डर की बजाय डिसऑर्डर कर दिया है, वो दुनिया के लिए खतरनाक है। ऐसे तो कोई नहीं कर सकता ना कि हमने तय किया, हम कह रहे हैं इसलिए कर दो। लेकिन ईरान के मामले में चाहे जैसे हो, ईरान के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके मानवाधिकार मिलने चाहिए, वो खुली हवा में सांस ले सकें। जिस तरह का खामनेई ने हाल कर दिया है, ठीक है, ये बात सच है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, दूसरी चीजें हो, उसकी वजह से ईरान का बहुत बुरा हाल कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि अगर खामेनेई के पास जो अवसर था उसको वो कर पाते कि अपने लोगों को बेहतर जीवन दे पाते, अच्छे से रख पाते, लेकिन वो उनको जिस तरह से बेड़ियों में जकड़ते जा रहे हैं, बुरके में जकड़ते जा रहे हैं, हिजाब में जकड़ते जा रहे हैं, लोगों का जीवन नहीं रह गया, वो भी एक बड़ी वजह है। अब ईश्वर करे कि ये जल्द से जल्द बेहतर हो, सही दिशा में जाए, और हमारे लिए भी ईरान तभी उपयोगी रहेगा। हम ये कहेंगे हमारा फ्रेंडली नेशन है, इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तब उपयोगी होगा जब हम उसके साथ डील कर सकें, उसके साथ उससे तेल ले सकें, उसके चाबहार पोर्ट का हम उपयोग कर सकें, जो पूरी तरह से बंद हो गया है। अब जो आरोप लग रहा है वो बात कुछ हद तक दुरुस्त दिखती है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी यही कहा कि हम जो अप्रैल 2026 तक की हमें छूट मिली है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो एक तरह से वो मुश्किल तो है, और वो बड़ी मुश्किल है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में, एक हिस्से में अगर डिस्टर्बेंस रहता है तो उसका दूसरे हिस्से पर भी असर पड़ता है। यहाँ तो सीधे सीधे हमारा उससे जुड़ाव है, और एक तरह से कहें कि जो ऑयल प्राइसेस का मसला है, शायद ये भी वजह है कि ट्रंप ने सोचा होगा कि हमला करना या उस तरह की चीजें वो बहुत मुश्किल की तरफ चली जाएंगी। लेकिन अब लौटते हैं देश में, और अभी अभी बीएमसी का चुनाव हुआ। देवेंद्र फडणवीस असली धुरंधर बन के निकले हैं, और ऐसा धुरंधर बने कि एकदम सबको खत्म कर दिया। हालांकि मेरा ये मानना है कि उद्धव ठाकरे अगर राज ठाकरे के साथ नहीं गए होते तो शायद कुछ और सीटें हासिल कर लेते, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे साथ गए तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ, ये जरूर अच्छा हुआ कि राज ठाकरे को प्राणवायु मिल गई, फिर कुछ दिन के लिए जीवन मिल गया, 6-7 उनके सभासद जीत गए हैं तो उनके लिए हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो 82 पर थी वो 89 पर पहुंच गई। शिंदे 29 सीटों के साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे एकदम से खारिज नहीं हुए, बावजूद इसके कि जिसको कहा जाता है ना कि भाई उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय सबको मार ही रहे थे राज ठाकरे, लेकिन फिर भी मराठी मानुस ने उनको मुंबई में वोट किया बीएमसी में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 दशक के बाद शिवसेना को आउट करके देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने जा रहे हैं, नंबर 1। पवार पावर तो ऐसे फुस हो गई कि उन लोगों का बयान भी नहीं आया, चेहरे भी नहीं दिखे। मतलब चाचा भतीजे दोनों के चेहरे नहीं दिखे, पता ही नहीं चला कि कहां हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम से साफ हो गए। और कांग्रेस, वो तो लग रहा है कि पता नहीं अब आगे आने वाले समय में क्या करे, क्योंकि ना तो उसका नेता दिखा, ना उसके नंबर दिखे। उनसे तो बेहतर स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का ये जो 360 डिग्री टर्न हुआ है, ये तो एक व्यक्ति के जिम्मे जाना चाहिए और उसको श्रेय भी मिलना चाहिए। उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि अब देवेंद्र मत कहिए, धुरंधर फडणवीस कहिए। धुरंधर इसलिए कहिए
क्योंकि उस व्यक्ति ने कदम कदम पर न सिर्फ संयम रखा, लगातार उसके धैर्य की परीक्षा ली गई, पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, सरकार में। एक मुख्यमंत्री जो 2 बार शपथ ले चुका था, उसको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उस व्यक्ति ने संगठन को भी अपने हिसाब से बनाया। मुझे लगता है कि ये मार्के की बात है आमतौर पे, जो इस समय पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, किसी की भी राज्य में संगठन में पकड़ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस उसका अपवाद है। और देवेंद्र फडणवीस को वो तश्तरी में सजाकर नहीं मिला, वो उन्होंने हासिल किया है। वहां पर बड़े बड़े नेता स्थानीय स्तर पर भी थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्र से भी ऐसा माना जाता रहा कि उनको कोई बहुत पहली पसंद नहीं थे। दूसरी बार जो शिंदे बने हैं, उसके बाद तीसरी बार बनने में भी शिंदे ने बहुत ज्यादा नाटक किया था, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद भी वो सबको साथ लेकर चलते रहे। फिर कभी मराठा आरक्षण, मराठा आंदोलन, इन सबसे उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की गई। लेकिन वो व्यक्ति हर तरीके से सफल होकर गुजरा। वो बुलडोजर नहीं चलाते योगी आदित्यनाथ की तरह। योगी जी पूरे देश में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो संगठन, सरकार, उसके बीच में समन्वय करते हुए महाराष्ट्र जैसी जटिल जो राजनीति है, वहां पर वो जगह बना पाते हैं। और तमाम जो आपके शब्दों में जो सस्ते चाणक्य थे, लेकिन वो पूरे देश के चाणक्य कहे जाते हैं, तमाम चाणक्यों को उन्होंने इस लायक कर दिया कि वो अब चंद्रगुप्त बनने की स्थिति में भी नहीं रहे। वो पता नहीं क्या बना दिया उनको। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को श्रेय जाएगा। और ज्यादा अच्छी बात यह है कि उन्होंने पॉजिटिव राजनीति की, सकारात्मक राजनीति की, और ये कहा कि हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या किया, इस तरीके से उन्होंने जगह बनाई। लेकिन जो एक इस बात से मैं आपकी पूरी तरीके से सहमत हूं, राज ठाकरे, उनको तो प्राणवायु मिल गई, लेकिन उद्धव ठाकरे, उनको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो ठाकरे सरनेम के बहाने जो वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, और ये जो विरासत की जो सियासत है, वो अब काफी नहीं है। और अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास भी भारतीय जनता पार्टी के साथ या शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं। क्योंकि बीएमसी, जिसका 72 नहीं 74,000 करोड़ रुपए का बजट था, जो हिमाचल प्रदेश और तमाम जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ज्यादा था, अब उनकी पाइपलाइन पूरी कट गई है, हर्षवर्धन। तो अब जीने के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में फडणवीस ने एक अपनी एक ऐसी जगह बना ली है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस दौर में एक ऐसी जगह बना ली है, जो मुझे लगता है कि ना सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, महाराष्ट्र के चुनाव में जो हुआ वो तो अभूतपूर्व था, लेकिन बीएमसी के चुनाव में जो हुआ है, इसके बाद फडणवीस ने बता दिया है, जता दिया कि वो अब आगे के लिए बहुत ज्यादा तैयार है। बाकी राजनीति, राजनीति में कोई क्या कहेगा, कुछ कह नहीं सकते। आप पता नहीं इससे कितना सहमत है हर्षवर्धन, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता नहीं, है। निश्चित तौर पर। और देखिए, फाइनेंशियल कैपिटल पर जिसका कब्जा होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, राजनीति के लिहाज से भी और हर लिहाज से। और देवेंद्र फडणवीस के साथ एक जो अच्छी चीज है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर से, संघ से आए हुए व्यक्ति हैं। नागपुर उनका मूल है, तो ये है। लेकिन ये बीजेपी के लिए देखिए, ये बहुत जिसको कहते हैं ना कि पार्टी के लिहाज से अगर कहें, तो बार बार ये कहा जाता था कि मोदी, शाह, नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। तो अमित शाह तो खुद ही एक बहुत जबरदस्त नेता, जबरदस्त संगठन करता, एक तरह से कहें कि हर तरह की चीजों को साम दाम दंड भेद निपटाने वाले व्यक्ति। फिर योगी आदित्यनाथ जैसा पैन इंडिया अपील वाला मास लीडर मिल जाता है उत्तर प्रदेश में। हेमंत विश्व शर्मा जैसा नेता है उनके पास। अब देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता भी उनके पास आता है। तो एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। बिल्कुल। अब जाहिर है, जब बहुत कमजोर होता है आदमी तब, और जब बहुत मजबूत होता है तब, ये दोनों उसके लिए प्रयोग के वक्त होते हैं। अब बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जो सबका नेता है। ऐसे में एक नया प्रयोग है, नवीन प्रयोग है। और ये नवीन प्रयोग जाहिर है, अब तो अध्यक्ष बन जा रहे हैं, तो ये जो नवीन प्रयोग है, अब ये नवीन प्रयोग कितनी नवीनता लाएगा, और नवीनता वो बेहतर के लिए होगी क्या। जैसे अंग्रेजी में एक फ्रेज है ना कि चेंज इज हम्म, ऑलवेज बेटर, हम्म, या चेंज इज ऑलवेज गुड। लेकिन हम्म, चेंज ऑलवेज गुड नहीं होता है, मतलब अच्छा बुरा वो कैसे चलेगा उस पर। लेकिन हाँ, चेंज करने में एक फ्रेशनेस तो आती है। तो नितिन नवीन एक फ्रेशनेस लेकर तो आए हैं। अभी तक का उनका जो अपना काम रहा है वो एक सामान्य रहा है। ऐसे ढेर सारे नेता हैं, हजारों नेता ऐसे हैं। लेकिन एक कार्यकर्ता जब 45 साल का बनता है, तो कोई भी युवा वो एस्पायर कर सकता है कि वो भी कल को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी पार्टियों में संभव नहीं। और
हमने तेजस्वी यादव युवा नेता, फ्लॉप हो गए, नहीं चले। अखिलेश यादव युवा नेता, पिता ने मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आए। तो युवा नेताओं की श्रृंखला जो राहुल गांधी से शुरू हुई थी 2004 में, कोई बहुत सफल नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि नितिन नवीन जो आ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं, वो कैसे आगे काम करेंगे? मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि धुरंधरों के बीच में अध्यक्ष जेपी नड्डा तो फिर भी एक बड़ा उनका कद था, सब कुछ था। तो धुरंधरों के बीच में आया ये अध्यक्ष जो है, ये कैसे काम करेंगे? मुझे लगता है ये बात होनी चाहिए। नहीं, हर्षवर्धन, देखिए 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी जब अपने चरमोत्कर्ष पर है, उसका अध्यक्ष बनना। अटल बिहारी वाजपेयी भी 55 साल के थे जब वो भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठन हुआ जनसंघ के बाद में, तब वो अध्यक्ष बन पाए थे। नितिन नहीं, लेकिन नवीन पहले पहले अध्यक्ष पहले जब बने थे तो वो मेरे ख्याल से 42-43 साल के थे जब जनसंघ पहले में बने। थे, हाँ, जनसंघ में, पहले वो जनसंघ, बिल्कुल 42-43 साल। जनसंघ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ उसमें सबसे युवा अध्यक्ष है। जनसंघ के लिहाज से वाजपेयी जी सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो वाजपेयी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई और उसके बाद बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी मैं नितिन नवीन की बात करूं तो नितिन नवीन अभी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उम्र है, तमाम चीजें यहां पर दरअसल प्रश्न नितिन नवीन का है ही नहीं। प्रश्न ये है कि नितिन नवीन जैसा युवा अध्यक्ष लाने के बाद क्या जो उनकी टीम है उसकी औसत आयु क्या होगी? क्या 45 वर्ष के नितिन नवीन के ऊपर कुछ वरिष्ठ होंगे या उनके नीचे कुछ ऐसे लोग रखे जाएंगे उनकी टीम में कि वो उनके साथ में उनको संवाद करने में किसी तरीके की कोई असहजता ना हो? अच्छा, इसको दूर करने का प्रयास कैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? वो जब अनुमोदन होगा, प्रस्तावना होगी, तो प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। अनुमोदक उनके होंगे, उनके बाद के जो दो सबसे बड़े नेता हैं, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो ये ग्रेविटास बढ़ाने की बात है कि एक महत्व बढ़ाने की बात है कि आप देखिए इसको। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने एक वो भी ट्वीट भी कर दिया था कि उनको भैया और जो है थोड़ा सा इस तरीके की बातें ना कही जाए, क्योंकि वो बिहार से आते हैं तो तमाम लोग भैया भैया, सबके भैया आते हैं। अच्छा, युवा नेता है, वो मंत्री थे वहां पर, तो सब भैया भैया करके, तो उनका नहीं, अध्यक्ष पद की गरिमा होनी चाहिए, उसके लिए सर्कुलर जारी करना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को। तो मतलब मोदी ने अगर ये फैसला लिया है तो इस फैसले को पूरी तरीके से सही साबित करना तब होगा जब उनके साथ टीम किस तरीके की बन रही। भारतीय जनता पार्टी जो संघ का भी कहना था कि एक युवा नेतृत्व जो आगे 15-20 साल की सोच लेकर चले, यही बात चल रही थी। तो नितिन नवीन का नाम चौंकाने वाला तो है। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा अभी तक कुछ उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि जिसके लिए उनको याद किया जा सके। परंतु देखिए, कई बार क्या होता है कि सत्ता से भी लोग सत्ता बनाकर रखते हैं। मतलब संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने किया, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसे समय पे प्रयोग किया है, सकता उन्होंने प्रयोग किया है, तो अब इस नवीन प्रयोग का असर तो तभी दिखाई पड़ेगा जब टीम सामने आएगी। उस टीम से हम लोग कुछ आकलन करने की स्थिति में होंगे। अश्वत्थ, नहीं, निश्चित तौर पर। और वो जो 45 से 55 है, विशेषकर राज्यों से जो चेहरों को केंद्र में लाने की बात है या उनकी टीम में लाने की बात है, क्योंकि पूरी तरह से महासचिव भी मुझे लगता है कि विनोद तावड़े और सुनील बंसल, दो लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोग महासचिव नहीं रहेंगे, या तो एलिवेट होंगे उपाध्यक्ष में, या और सचिव बदलेंगे, मीडिया टीम पूरी बदलेगी। तो एक तरह से कहें कि बड़ा अवसर है, प्रभारी राज्यों के बदलेंगे, तो बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अब नितिन नवीन उसको किस तरह से, हालांकि एक सवाल और लोगों के मन में है, लोग कहते भी हैं कि क्या नितिन नवीन अपने मन की टीम बना पाएंगे या उनको टीम बना के दे दी जाएगी? ये भी एक बड़ा प्रश्न है ना, क्योंकि अगर अपने मन की टीम बना पाएंगे तब तो अलग बात होगी, और टीम बना के दे जाएगी। लेकिन इसमें एक और फिर लगता है कि नितिन नवीन का जिस तरह का एक्सपोजर रहा है, उसमें तो अगर एकदम अपने मन की बनाएंगे तो वो भी जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा निर्णय हो पाए। तो मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा है। लेकिन फिर वही है कि जिस तरह से उनको चुना गया है, तो मुझे लगता है कि उनकी टीम के बारे में भी ज्यादातर चुनाव तो मोटा मोटा हो ही चुका होगा। नहीं, वो मुझे लगता है कि वो तो फर्स्ट एमंग द इक्वल के हिसाब से उनको चुना जा चुका है। और जब फर्स्ट चुनने से पहले मुझे लगता है जो उनके इक्वल से उनकी तो पहले ही तैनाती मोदी जी के दिमाग में होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ साफ कहा ही जा चुका था उनकी तरफ से कि ये फैसला हो चुका है। तो फैसला अगर हो चुका है तो उस फैसले से पहले उन्होंने अपनी पूरी टीम बना ली होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं कि नितिन नवीन अभी उस तरीके से, वो तो नड्डा जी पूरे फैसले नहीं ले पाते थे, वो तो पके हुए नेता थे। वो तो
भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, और जब खास तौर से नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, अमित शाह जैसा संगठन करता हो, तो स्वाभाविक रूप से जो जिसके पास बेस्ट होगा, भले ही कैप्टन कोई भी बन जाए, शुभमन गिल कैप्टन हो जाए, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर टीम में है तो अब टीम में कौन दिखाई पड़ेगा इसको, तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा संशय किसी को नहीं होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर कैप्टन नहीं थे, लेकिन तेंदुलकर ही तेंदुलकर होते थे, वो जो कह देते थे कैप्टन वो भी मानता था। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर वो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है हर्षवर्धन, मुझे लगता है। लेकिन अब थोड़ा अगले विषय पर चलते हैं। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा बीएमसी तो हो गया, लेकिन अब असली बात तो मतलब मराठी मानुस हो गया, लेकिन अब जरा भद्र लोग की तरफ चल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए बंगाल तो बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, और जिस तरह से ममता बनर्जी के सुर बदले हैं, जिस तरह की ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइल छीन कर भागी हैं, उससे लग तो रहा है कि बंगाल में कुछ तो बदलाव दिख रहा है, कुछ बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आसान नहीं होता है प्रिडिक्ट करना, और वैसे भी चूंकि जब एकदम आमने सामने का मुकाबला है तो बहुत थोड़े मतों के अंतर से एकदम से सरकार बदल जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बंगाल में, जिसको कहते हैं ना कि मैं उसको यूं शब्द देता हूं कि लगता है कि बंगाल क्रांति का समय आ गया है। लगता है कि 2011 वो फिर से दोहराया जाने वाला है, और उसका कई तरह से अगर आप देखें, ममता बनर्जी के साथ के नेता अब ज्यादातर आउट हो चुके हैं। ममता बनर्जी के नीचे की लीडरशिप अब दिखती नहीं, क्योंकि वो सत्ता में लगातार है तो सब कोई भी नेता दिखता है। जो नई पौध उन्होंने तैयार की है वो ज्यादातर, जिसको कहें कि शोपीस ज्यादा है, सेलिब्रिटी स्टेटस वाले ज्यादा हैं, वैसे नेता नजर नहीं आते हैं। तो ये कहें कि एक तरह से जो कई ऐसी चीजें हैं, और जो सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ समय में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, जो एक लोगों के मन में आने लगा है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को अब रामकृष्ण शिव का भी नाम लेने की एक कहे कि मजबूरी आन पड़ी है। तो उससे लग रहा है कि शायद उनका जो डर था कि कहीं ये पोलराइजेशन ना हो जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, बार बार वो कह रही, और उसमें उनके जो विधायक थे हुमायूं कबीर, उनके जैसे लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद और सब किया, बाद में उन्होंने हटा दिया। तो ओवरऑल कहें तो बंगाल में हो बहुत कुछ रहा है। अब क्या वो पूरी तरह से जमीन पर दिख पाएगा, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सब कुछ ये बदल देंगे, टीएमसी का जो ये काले कारनामे हैं इस सबको, तो बहुत सी चीजें हैं जो चल रही हैं। अब सवाल ये है क्या इसको पूरी तरह से जमीन पर उतार पाएंगे क्या, क्योंकि बीजेपी का भी सबसे बड़ा संकट वही है। आज प्रधानमंत्री जी की सभा थी, सिर्फ पीएम मोदी का चित्र था, किसी और का चित्र नहीं दिखा। यानी उनको नहीं लगता कोई ऐसा नेता हो सकता है जिसको वो रख सके, जिसको उस तरह से बात कर सके। ये एक बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि इसके इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव होने जा रहा है। अब वो चुनाव कैसे होगा, किस तरफ जाएगा, ये तो आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ न कुछ तो बड़ा बदलाव हो रहा है। और अगर बंगाल के लोगों को जो भीड़ दिखी थी एसआईआर के बाद, जो बॉर्डर की तरफ जाती हुई दिखी थी, जो इस तरह की चीजें नजर आई थी, अगर वो उनको समझ में आने लगा तो यकीन मानिए फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तो। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि जिस तरीके के वहां पर माहौल है, और याद करिए कि ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा हो। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में आया तो योगी जी उसके बाद चेहरा बने। उस समय यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं होता था। 14 वर्षों का वनवास वहां से जो सत्ता में रहने के बाद मिला था, उसके बाद कोई इस तरीके का चेहरा दिखाई नहीं पड़ता था कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर या वहां पर उसको बुलाया जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ पर दो तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। पहला तो ये कि ममता बनर्जी नो डाउट वो एक सिंघनी की तरह वहां पर रही, जैसे उन्होंने वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंका, और जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हुए, जैसे राइटर्स बिल्डिंग से उनको फेंके जाने की तस्वीरें दिखाई पड़ी, ये सब चीजें थी। लोगों के बीच में वो लगातार संघर्ष करते करते सत्ता तक पहुंची। अब सवाल यही कि सत्ता में रहने के बाद उन्होंने क्या बदलाव लाया, ये बड़ा प्रश्न है। जिस वजह से ममता बनर्जी को वहां लाया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और लेफ्ट की बजाय अल्ट्रा लेफ्ट हो गई, या जिनको मस्तान कहते थे, जो वहां पर एक समानांतर सरकार चलाते थे। हमारी आपकी बहुत चर्चा हो चुकी है, हम लोकसभा चुनाव के समय में जब हम संदेश खाली गए, तमाम जगहों पर गए हैं, तो तीन तीन पीढ़ियां वहां पर निकल चुकी हैं जिन्होंने आज तक वोट नहीं दिया, और उनके वोट हर बार पड़ जाते हैं। तो ये जो वोट चोरी की जो बातें कही जा रही थी, उस वोट चोरी का प्रत्यक्ष उदाहरण हमने वहां पर देखा था। अब वो कैसे रुक पाता है, ये देखने की बात है। और ये सच है कि चाहे मौसम नूर हो, वो छोड़ के जा चुकी हैं।
अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको भी समझना चाहिए कांग्रेस का भी सबसे कद्दावर, सबसे बड़ा नेता वहां पर वही है, ये देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं था। हुमायूं कबीर छोड़ के जा चुके, जो आपने कहा कि उन्होंने वाकई शेडेलियर्स जो हैं उनकी पार्टी में काफी है, झूमर बहुत है। वो मकान का जो असली साजो सामान है, वो नींव शायद कहीं कमजोर हो रही, वो खंडहर होते हुए मकान को कहीं ऐसा तो नहीं कि रंग रोगन से बचाने की कोशिश हो रही है, ये देखने की बात है। तो मुझे लगता है कि उस पर जो है, जब वंदे भारत ट्रेन चल रही है और जो तमाम जो योजनाएं लेकर जाई जा रही हैं, तो ये लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल खासतौर से जो बांग्लादेश में बिल्कुल बगल में हो रहा है, वो लोगों को दिखाई पड़ रहा है, उसके जख्म, उसका खून जो है यहाँ भी लोगों के दिलों से रिस रहा है। उनको लगता है कहीं वही स्थितियां तो नहीं हो जाएंगी। और आप देखिए ना कि असम में क्या स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि वो 22 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो वही परिस्थितियां असम और पश्चिम बंगाल, खासतौर से जो घुसपैठ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम भारत के हमारे आपके जैसे सोकार्ड खबर नवीस जो हैं, वो बिल्कुल शुतुरमुर्गी वही अपना लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। उसी तरीके से ये समस्या सामने आ रही, जनता नहीं बंद कर सकती, क्योंकि उसको रोजमर्रा की चीजें झेलनी पड़ रही, बर्दाश्त करनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है हर्षवर्धन, ये देखना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर। अब देखिए, ये हालांकि मैं ये ठीक नहीं मानता हूं कि इस तरह से कोई पार्टी या कोई मुख्यमंत्री कहे कि नहीं, जो अगर किसी और तरह की मुस्लिम बहुल सीटें हैं तो हाँ, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे या नहीं लड़ाएंगे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को भी लगता है कि ये बहुत क्लैरिटी से, उन्होंने एक बार ही कहा था कि वो मुसलमान हमें किडनी दे देगा लेकिन वोट नहीं देगा, अभी 10 साल और लगेगा। तो सवाल ये है कि 10 साल और लगेगा, और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को सीटें मिली हैं, जिस तरह से इस्लाम पार्टी को मालेगांव में सीटें मिली हैं, तो 10 साल बाद क्या परिदृश्य होगा, ये भी देश के लोगों को अनुमान लगना चाहिए। बंगाल उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो अखिलेश यादव ने बीएमसी चुनाव पर कहा कि हम्म। भाजपा प्रोफेशनल पार्टी हो गई है, प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी सब कुछ बहुत सलीके से करती है, वैसे उन्होंने तंज में कहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत, एक तरह से कहें कि प्रशंसा की बात है। अब सवाल ये है कि क्या दूसरी पार्टियां इस तरह की प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ेंगी या फिर दूसरे तरीके निकालेंगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बहुत कुछ है। बीच में वो इक्विटी कमीशन यूजीसी का आया, जिसमें आया कि वो सवर्णों के लिए बड़ी मुसीबत हो रही है, और एक बड़ा वर्ग है जो इस पर टिप्पणी कर रहा है। और चूंकि लोगों को बार बार लगता है कि क्या ऐसे निर्णय, क्योंकि चाहे SC/ST एक्ट में सवर्णों के फंसने की बात हो, या जिसको कहा जाता है ना कि क्या जातीय आधार पर समाज बंट जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। फिर काशी में जो पुनरुद्धार के काम है, जिसमें मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें आती हैं, हालांकि डीएम की तरफ से, काशी के और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस पर बड़े सवाल उठते हैं। तो मुझे लगता है कि कई चेक्स एंड बैलेंसेज हो रहे हैं, सवाल उठने भी चाहिए। किसी भी सरकार को अनचेक्ड तो नहीं छोड़ा जा सकता है। बहुत से काम नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छे कर रही है, लेकिन अगर इस तरह से किसी भी एक समाज के मन में आए कि हमारे खिलाफ कोई कानून बन रहा है, हमारे ऊपर हमला करने के लिए बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। तो कुल मिलाकर कहें ना, बड़ा जिसको कहें कि कैच 22 सिचुएशन में हो गई है भारतीय राजनीति। बंगाल, असम, फिर दक्षिण के दूसरे राज्य, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो सोसाइटी के बीच में भी चल रहा है, वो भी सब लगातार देखना होगा। उसको कहा जाता है कि इसमें ये करने की कोशिश हो रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत कुछ तो दिखता है कि वो ठीक भी नहीं रहता। बाद में उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होती है, इसको कहें कि फायर फाइटिंग जो शब्द है वो करने की कोशिश होती है। लेकिन इस तरह की चीजें भी लोगों के मन मस्तिष्क में चल रही, बहुत गंभीरता से चल रही। ये बिल्कुल हर्षवर्धन, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सब कहने के बीच में जब इस तरीके से क्या ये जो फैसले हैं वो एक रहने की तरफ इशारा करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। किसी भी समाज के अंदर अगर वो एक असुरक्षा का भाव आ रहा है और लग रहा है कि उसको टारगेट किया जा रहा है, अच्छा, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, तमाम राजनीतिक दलों की तमाम जो बयानबाजियां देख लीजिए, और तो और जाने दीजिए, एआई जो है चैट जीपीटी तक को जो है वो मनवादी बता दिया गया। ऐसी परिस्थितियों में जब इस तरीके के कानून आएंगे तो फिर समस्या होती है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आपकी बात है, चेक एंड बैलेंस उसमें होने चाहिए। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उन्होंने प्रोफेशनल होने की बात कही है। प्रोफेशनल होते होते वो
यूपी से बाहर गए, भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर में जाकर भी कुछ बड़ा कार्यक्रम किया है, वो भी शायद पैन इंडियन थोड़ा सा कुछ आगे पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो कांग्रेस जो यहाँ प्रमुख विपक्षी दल है वो वाकई प्रोफेशनल होती है कि नहीं होती है। अभी तक तो कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बाकी तो खैर आगे के लिए छोड़ देते हैं हर्षवर्धन, क्योंकि मुझे लगता है कि लंबी चर्चा हो जाएगी। जो आपने कुछ आखिरी में जो विषय उठाए हैं, इनको नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़ते हैं, उनको थोड़ा सा उसमें चित्रान्वेषण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।